वहां एक पुराना बांस काटने वाला रहता था। वह गरीब और दुखी था क्योंकि बुढ़ापे में उसकी देखभाल करने और उसे खुशी देने के लिए उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर सुबह बांस की तलाश में निकल जाता था। जब उसे बांस का एक अच्छा गुच्छा मिल गया तो उसने तने को काट दिया और उनके टुकड़े कर दिए। वह उनसे अपने घर के लिए उपयोगी चीजें बना सकता था और कुछ पैसे कमा सकता था। एक सुबह जब वह काम पर था, हरे बांस के जंगल में अचानक पूर्णिमा की रोशनी की तरह उज्ज्वल नर्म रोशनी भर गई। लकड़हारे ने आश्चर्य से इधर उधर देखा और देखा कि बांस के तने से रोशनी निकल रही है। आश्चर्य से भरकर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी और प्रकाश की ओर चल दिया। प्रकाश के केंद्र में उसने एक सुंदर छोटा चंद्रमा बच्चा देखा जो 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं था। वह मून चाइल्ड को अपनी पत्नी के साथ पालने के लिए घर ले गया। लड़की इतनी असाधारण रूप से सुंदर और छोटी थी कि बुढ़िया ने उसे खतरे से बचाने के लिए एक टोकरी में रख दिया। बूढ़ा जोड़ा उस लड़की से बहुत खुश हुआ और उसे अपना सारा प्यार दिया क्योंकि उन्हें अपनी कोई संतान नहीं हुई थी। उस समय से बूढ़े व्यक्ति को खुशी मिली। उसे अक्सर बांस के तनों में सोना और कीमती पत्थर मिलते थे और वह तेजी से अमीर हो गया। उसने अपने परिवार के लिए एक सुंदर घर बनाया और अब वह गरीब बांस काटने वाले के बजाय एक अमीर आदमी के रूप में जाना जाने लगा। 3 महीने बीत गए और उस दौरान मून चाइल्ड एक युवा महिला बन गई थी। उसके पालक माता पिता ने उसके बाल संवारे और उसे सुंदर किमोनो पहनाए। उसके पास इतनी अद्भुत सुंदरता थी कि उन्होंने उसे एक पर्दे के पीछे रख दिया ताकि कोई उसे देख न सके। वे स्वयं स्क्रीन के सामने पहरा देते रहे। ऐसा लग रहा था कि लड़की का सभी पर सौम्य प्रभाव था। जब बूढ़ा आदमी उदास था तो उसने अपनी पालक बेटी की ओर देखा और तुरंत उसकी उदासी गायब हो गई और वह पहले की तरह खुश था। आखिरकार वह दिन आ गया जब उनके नए पाए गए मून चाइल्ड का नाम रखा जाना था, इसलिए बूढ़े जोड़े ने एक प्रतिष्ठित नाम देने वाले को बुलाया और उसने उसे प्रिंसेस मूनलाइट नाम दिया क्योंकि उसके शरीर से बहुत नर्म उज्ज्वल रोशनी निकलती थी। वह निश्चित रूप से चंद्र देवता की बेटी रही होगी और दुनिया भर से युवक उसे देखने या उससे शादी के लिए हाथ मांगने आते थे। वे उसकी एक झलक पाने की उम्मीद में घर के बाहर लाइन में खड़े थे, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस सारी निराशा के बावजूद वे दिन ब दिन रात दर रात लगे रहे। राजकुमारी को देखने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी। आखिरकार अधिकांश युवाओं ने हार मान ली और अपने घरों को लौट गए। लेकिन 5 शूरवीर ऐसे थे जिनका जुनून और दृढ़ संकल्प इतना महान था कि वे वहीं रुके रहे। ये 5 आदमी हर मौसम में घर के सामने खड़े रहते थे और कभी कभी उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। उन्होंने राजकुमारी को पत्र भी लिखे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने प्रेम कविताओं के साथ प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी मूनलाइट ने कोई संकेत नहीं दिया कि उन्हें उनकी कविताएं प्राप्त हुई हैं। उसने उत्तर दिया कि चूंकि वह उसका असली पिता नहीं था, इसलिए वह उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। जब 5 शूरवीरों ने ये सुना तो वे अपने घर लौट आए और घमंडी राजकुमारी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका सोचा। बाद में वे बांस काटने वाले के घर वापस गए और उससे विनती की कि वह राजकुमारी से उनके बारे में अच्छी बातें कहे और उसे अपने प्यार की महानता के बारे में बताए और यह भी बताए कि उन्होंने कितने समय तक सभी मौसमों में बिना नींद और बेघर होकर बिना भोजन के इंतजार किया था। बूढ़े व्यक्ति ने स्वेच्छा से उनकी विनती सुनी क्योंकि उसके दिल में गहराई से उसे इन वफादार प्रेमी के लिए दया थी और वह अपनी प्यारी पालक बेटी को उनमें से एक से शादी करते देखना पसंद करता था। इसलिए वह राजकुमारी मूनलाइट के पास गया और आदरपूर्वक कहा, यद्यपि आप स्वर्गीय चंद्रमा की संतान के रूप में पृथ्वी पर आए, मैंने आपको अपने बच्चे के रूप में पाला है और आपकी रक्षा की है। तो क्या आप वह करने से इनकार कर देंगे जो मैं चाहता हूं? राजकुमारी मूनलाइट ने उत्तर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह उसके लिए नहीं करेगी, कि वह उसे अपने पिता के रूप में सम्मान देती थी और प्यार करती थी और वह पृथ्वी पर आने से पहले का समय याद नहीं कर सकती थी। जब वह ये कर्तव्यपरायण बातें बोल रही थी तो बूढ़े व्यक्ति ने बड़े आनंद से सुना। फिर उसने उसे बताया कि मरने से पहले वह उसे सुरक्षित और खुशहाल शादीशुदा देखने के लिए कितना उत्सुक था। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, 70 साल से अधिक का, और मेरा अंत किसी भी क्षण आ सकता है। यह आवश्यक और सही है कि आप इन 5 शूरवीरों से मिलें और एक को चुने। ओह क्यों? राजकुमारी ने निराशा में कहा, मुझे ऐसा क्यों करना होगा? मुझे अब शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें पाया था, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, कई साल पहले एक महान सफेद रोशनी के बीच में। बांस के डंठल से रोशनी निकली और मुझे तुम्हारे पास ले आई। मैं हमेशा से जानता था कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा अविवाहित रहना ही अच्छा है।
लेकिन अगर एक दिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो आपकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं आपसे इन 5 शूरवीरों में से किसी एक से शादी करने की विनती करता हूँ। राजकुमारी ने कहा कि 5 शूरवीरों को पहले दूर देश से उसके लिए कुछ लाकर अपना प्यार साबित करना था। उसी शाम 5 शूरवीर आए और बारी बारी से उसके लिए अपनी बांसुरी बजाते रहे और प्रेम गीत गाते रहे। बांस काटने वाले ने उन्हें राजकुमारी की इच्छा के बारे में बताया। पहले शूरवीर को एक पत्थर का कटोरा लाने के लिए कहा गया जो भारत में बुद्ध का था। दूसरे शूरवीर को होराई पर्वत पर जाने और शीर्ष पर उगे सुंदर पेड़ से एक शाखा लाने के लिए कहा गया। इस पेड़ की जड़ें चांदी की और शाखाएं सोने की थीं। तीसरे शूरवीर को अग्नि चूहे को खोजने और उसकी खाल लाने के लिए चीन जाना पड़ा। चौथे शूरवीर को उस अजगर को ढूंढने का काम सौंपा गया था जो अपने सिर पर 5 रंग बिखेरने वाले पत्थर को ले गया था और पत्थर को उसके पास लाया था। 5वें शूरवीर को उस निगल को ढूंढना था जिसके पेट में एक खोल था और उसे उसके पास लाना था। जब 5 शूरवीरों ने सुना कि उनसे क्या अपेक्षित है तो वे सभी हतोत्साहित हो गए और निराशा में घर लौट आए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने राजकुमारी के बारे में सोचा तो उनके दिलों में उसके लिए प्यार जाग उठा और उन्होंने वही करने का फैसला किया जो उसने उनसे कहा था। पहले शूरवीर ने घोषणा की कि वह बुद्ध के कटोरे की खोज कर रहा था। हालांकि उन्होंने भारत की यात्रा नहीं की क्योंकि उस समय यह बहुत खतरनाक था। वह क्योटो के मंदिरों में गया और पुजारी को बड़ी रकम देकर वेदी से एक पत्थर का कटोरा ले लिया। 3 दिन बाद वह वापस लौटा। राजकुमारी मूनलाइट को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी जल्दी वापस आ गया। उसने सुनहरे पैकेजिंग से कटोरा निकाला लेकिन उसमें से स्पष्ट रोशनी नहीं निकल रही थी, इसलिए यह असली कटोरा नहीं था। शूरवीर निराशा में घर लौट आया। दूसरा शूरवीर माउंट होराई पर स्वर्ण शाखा को खोजने के लिए निकला। उसने अपने लिए एक घर बनाने के लिए बढ़ई को काम पर रखा और 6 कुशल जौहरियों के साथ खुद को बंद कर लिया और एक सुनहरी शाखा बनाने का प्रयास किया जो राजकुमारी को संतुष्ट कर सके। जब शाखा समाप्त हो गई तो वह अपनी यात्रा से थका हुआ दिखने का नाटक करते हुए राजकुमारी से मिलने के लिए निकला। उसने रत्न जड़ित शाखा को एक रोगन वाले बक्से में रखा और बांस काटने वाले के घर ले गया और उससे इसे राजकुमारी को भेंट करने के लिए विनती की। बूढ़े व्यक्ति का मानना था कि शूरवीर ने बहुत दूर की यात्रा की है, इसलिए उसने राजकुमारी को शूरवीर से मिलने के लिए मनाने की कोशिश की। बूढ़े व्यक्ति ने उसे शाखा दिखाए और बताया कि होराई पर्वत पर जाने के लिए शूरवीर कितना चतुर और बहादुर था। राजकुमारी ने शाखा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। तब उसने कहा कि शाखा अजीब लग रही थी और माउंट होराई से इतनी आसानी से एक शाखा प्राप्त करना असंभव था। जब बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि शूरवीर को शाखा कहाँ मिली तो शूरवीर ने तुरंत एक कहानी बनाई। 2 साल पहले मैं माउंट होराई के लिए रवाना हुआ था। तभी एक बड़ा तूफान उठा और मैं एक अज्ञात द्वीप के तट पर बह गया। वहां आत्माएं रहती थी जो मुझे मारने और खा जाने की धमकी देती थी, लेकिन मैं इन भयानक प्राणियों से दोस्ती करने में कामयाब रहा। उन्होंने नाव की मरम्मत में मेरी मदद की। फिर मैं चला गया और 500 दिनों के बाद मैंने क्षितिज पर एक पहाड़ की चोटी देखी। मैं उतरा और देखा कि एक दीप्तिमान प्राणी मेरी ओर आ रहा है, मुझे बता रहा है कि मैं होराई पर्वत पर हूँ। शीर्ष पर सुनहरा वृक्ष खड़ा था। एक शाखा तोड़ने के बाद मैं जल्दी से वापस आ गया। मुझे लौटने के लिए 400 दिन चाहिए थे और जैसा कि आप देख रहे हैं, लंबी समुद्री यात्रा के कारण मेरे कपड़े अभी भी गीले हैं। मैं यथाशीघ्र वह शाखा राजकुमारी के पास लाना चाहता था, लेकिन उसी समय 6 जौहरी बांस काटने वाले के घर आए और पैसे मांगे क्योंकि उन्हें नाइट द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वर्ण शाखा पर 1000 से अधिक दिनों तक काम किया है। तो शूरवीर के धोखे का पता चला और राजकुमारी ने शाखा लौटा दी। उसने श्रमिकों को भुगतान किया और खुश थी कि उसे शूरवीर से शादी नहीं करनी पड़ी। शूरवीर क्रोधित हो गया और उसने जौहरियों को इतनी जोर से मारा कि वे लगभग मर गए। फिर वह एकाकी जीवन जीने के लिए पहाड़ों पर चले गए। तीसरे शूरवीर का चीन में एक दोस्त था, इसलिए उसने उससे अग्नि चूहे की खाल मांगी। अगर उसे खाल मिल जाए तो वह बहुत सारा पैसा देने को तैयार था। मित्र ने एक खाल भेजी। घर पर उसने राजकुमारी को खाल भेजी जबकि वह बाहर उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। बांस काटने वाला बक्सा राजकुमारी के पास ले आया। राजकुमारी ने त्वचा को आग में डाला लेकिन वह जल गई, जबकि अग्नि चूहे की असली त्वचा आग में नहीं जलती। इस प्रकार राजकुमारी ने भी इस शूरवीर के धोखे का पर्दाफाश कर दिया। चौथे शूरवीर को ड्रैगन का गहना खोजने का काम सौंपा गया और उसने अपने सेवकों को चीन और जापान में खोज करने का आदेश दिया। जब तक उन्हें गहना नहीं मिल गया, उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं थी।
वे अलग अलग दिशाओं में चले गए लेकिन अपने स्वामी के आदेशों का पालन नहीं किया और इसके बजाय छुट्टियों पर चले गए। इस बीच शूरवीर को विश्वास था कि उसके नौकरों को गहना मिल जाएगा, इसलिए उसने राजकुमारी के आगमन की तैयारी में अपने घर को खूबसूरती से सजाया। 1 साल के बाद नौकर अभी तक ड्रैगन का गहना लेकर नहीं लौटे थे। शूरवीर हताश हो गया और उसने रत्न की खोज के लिए एक जहाज किराए पर लिया। कप्तान और चालक दल ने बेतु की खोज से इनकार कर दिया, लेकिन शूरवीर ने उन्हें अपने साथ समुद्र में जाने के लिए मजबूर किया। कुछ दिनों के बाद एक जोरदार तूफान आया और कई दिनों के बाद वे किनारे पर बह गए। शूरवीर यात्रा से थक गया था और बीमार था और उसने आशा छोड़ दी थी। इस बीच राजकुमारी के लिए शूरवीर का प्यार गुस्से में बदल गया और उसने हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराया। उसने कहा कि वह उसे मारना चाहती थी और उसने उसे एक असंभव खोज पर भेजा था। जब उसके नौकर बिना आभूषण के लौटे तो उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उनसे कहा कि वह इस साहसिक कार्य से थक गया है और कहा कि वह फिर कभी राजकुमारी के घर के पास नहीं आएगा। दूसरों की तरह 5वां शूरवीर भी अपनी खोज में विफल रहा, उसे निगल की ढाल नहीं मिली। उस समय तक सम्राट ने राजकुमारी मूनलाइट की सुंदरता के बारे में भी सुना था। उसने एक प्रतीक्षारत महिला को आदेश दिया कि वह उसे देखे और यदि वह वास्तव में उतनी ही सुंदर हो जितनी वे कहते हैं तो उसे अपने महल में ले आए। हालांकि राजकुमारी ने अपने पिता की विनती के बावजूद प्रतीक्षारत महिला से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन यह एक शाही आदेश था। राजकुमारी मूनलाइट ने बुरे व्यक्ति से कहा कि अगर उसे जाने के लिए मजबूर किया गया तो वह पृथ्वी से गायब हो जाएगी। जब सम्राट ने सुना कि राजकुमारी ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है और यदि उसे महल में जाने के लिए मजबूर किया गया तो वह गायब हो जाएगी, तो उसने स्वयं उससे मिलने का फैसला किया। उसे बुरे व्यक्ति से उसे देखने की अनुमति मिल गई। उसने कभी किसी को उसके जैसी चमत्कारिक रूप से सुंदर नहीं देखा था। वह केवल उसे देख सकता था, वो किसी भी मनुष्य से अधिक प्यारी थी। सम्राट ने उससे विनती की कि वह जो कुछ कहना चाहता है उसे सुने। उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया अपना चेहरा अपनी आस्तीन में छिपाना था। सम्राट को उसी समय उससे प्यार हो गया और उसने उससे दरबार में आने का आग्रह किया, जहां वह उसे जो भी चाहे वह दे देगा। वह उसे ले जाने के लिए शाही पालकी कुर्सियां भेजना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी सुंदरता अब बम्बू कटक की कुटिया में छिपी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अगर उसे महल में जाने के लिए मजबूर किया गया तो वह तुरंत परछाई में बदल जाएगी। जैसे जैसे वह बोलती गई उसका आकार खोने लगा। देखते ही देखते उसकी आकृति उसकी आंखों से ओझल हो गई। तब सम्राट ने उससे वादा किया कि यदि वह अपना पूर्व स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेगी तो वह उसे मुक्त कर देगा, जो उसने किया। अब सम्राट के अपने महल में लौटने का समय हो गया था। उसने भारी मन से राजकुमारी को छोड़ दिया। उसके लिए राजकुमारी मूनलाइट दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी और वह दिन रात उसके बारे में सोचता था। उन्होंने अपना समय उनके लिए प्रेम कविताएं लिखने में बिताया। राजकुमारी ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन कविताएं भेज दी जिनमें लिखा था कि वह इस धरती पर कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। राजकुमारी के पालक माता पिता ने देखा कि वह रात रात भर अपनी बालकनी पर बैठी रहती थी, चांद को घंटों तक देखती रहती थी और अंत में फूट फूट कर रोने लगती थी। एक रात बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोते हुए पाया जैसे उसका दिल टूट गया हो और उससे पूछा कि वह इतनी उदास क्यों है। उसने उससे कहा कि वह अच्छी तरह से समझ गया है कि वह इस दुनिया की नहीं है और वह वास्तव में एक चंद्रमा व्यक्ति थी और पृथ्वी पर उसका समय जल्द ही खत्म हो जाएगा। उस महीने के 15वें दिन चंद्रमा लोग उसे लेने आएंगे। उसके चंद्रमा माता पिता भी थे, लेकिन पृथ्वी पर रहने के कारण वह उन्हें भूल गई थी। जब उसने अपने दयालु पालक माता पिता को धरती पर छोड़ने के बारे में सोचा तो वह बहुत रोई। जब उसके सेवकों ने ये सुना तो वे भी बहुत दुखी हुए और राजकुमारी के इतनी जल्दी उन्हें छोड़कर चले जाने के विचार से दुख के मारे कुछ खा पी नहीं सके। जैसे ही खबर उन तक पहुंची, बादशाह ने ये पता लगाने के लिए घर में दूत भेजे कि खबर सच है या नहीं। वह बूढ़ा अपने दुख के कारण बहुत बुरा हो गया था और उसने फूट फूट कर रोते हुए दूतों से कहा कि यह समाचार सच है। उसने चंद्रमा लोगों को पकड़ने की योजना बनाई ताकि वे राजकुमारी को वापस न ले जा सके। दूत सम्राट के पास लौट आए और उसने महीने के 15वें दिन घर की रक्षा के लिए 2000 योद्धाओं को भेजा। वे छत और सभी प्रवेश द्वारों पर निगरानी रखते थे। बांस काटने वाले और उसकी पत्नी ने राजकुमारी मूनलाइट को एक कमरे में छिपा दिया। बूढ़े ने आदेश दिया कि उस रात कोई भी न सोए। सभी को राजकुमारी की रक्षा करनी थी, लेकिन राजकुमारी ने कहा कि चंद्रमा लोगों को उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि सम्राट के आदमी भी बेकार होंगे। उसने कहा कि उसे अपने पालक माता पिता को छोड़ने का बहुत दुख है, जिन्होंने उसे बहुत प्यार से पाला था
और बदले में वह उनके लिए कुछ करने की कोशिश करेगी। पीला फसल का चांद आसमान में ऊंचा उठा और उसने सोई हुई दुनिया को अपनी सुनहरी रोशनी से भर दिया। चीड़ और बांस के जंगलों और छत पर जहां हजारों योद्धा इंतजार कर रहे थे, सन्नाटा छा गया। फिर रात धुंधली हो गई और सभी को उम्मीद थी कि खतरा टल गया है, कि राजकुमारी मूनलाइट को आखिरकार उन्हें छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अचानक दर्शकों को चंद्रमा के चारों ओर एक बादल दिखाई दिया और देखते ही देखते यह बादल पृथ्वी की ओर लुढ़कने लगा। वह और भी करीब आता गया और सभी ने भय से देखा कि बादल बांस काटने वाले के घर की ओर जा रहा है। बादल के बीच में एक उड़ता हुआ वाहन था जिसमें चंद्रमा के लोगों का एक समूह था। उनमें से एक नेता जैसा लग रहा था और उसने बुरे व्यक्ति को बाहर आने के लिए बुलाया। समय आ गया है, उन्होंने कहा, राजकुमारी मूनलाइट के लिए चंद्रमा पर लौटने का, जहां से वह आई थी। उसने एक गंभीर गलती की और सजा के तौर पर उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया। हम जानते हैं कि आपने राजकुमारी की अच्छी देखभाल की है। बदले में हमने आपको बांस के डंठल में सोने की तरह धन और समृद्धि भेजी है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने इस राजकुमारी को 20 साल तक पाला है और उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए यह वह महिला नहीं हो सकती जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे कहीं और देखने का आग्रह करता हूँ। तभी दूत जोर से चिल्लाया, राजकुमारी चांदनी, बाहर आओ। आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। इन शब्दों पर राजकुमारी के कमरे की स्क्रीन अपने आप खुल गई, जिससे राजकुमारी चमकती हुई और अद्भुत सुंदरता से भरी हुई दिखाई दी। दूत ने उसे बाहर गाड़ी में बिठाया। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे बुरे व्यक्ति के भारी दुख पर बहुत दया आई। उसने उससे सांत्वना भरे शब्द बोले और कहा कि उसे छोड़ना उसकी इच्छा नहीं है और जब भी वह चंद्रमा को देखे तो उसे हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। बांस काटने वाले ने उसके साथ जाने की विनती की, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। राजकुमारी ने अपना कढ़ाईदार ऊपरी वस्त्र उतारकर स्मृति चिन्ह के रूप में उसे दे दिया। रथ में सवार चंद्रमाओं में से एक के पंख सुंदर थे, जबकि दूसरे के हाथ में जीवन के अमृत की शीशी थी जिसे राजकुमारी चांदनी को पीने के लिए दिया गया था। उसने थोड़ी सी पी ली और बाकी बूढ़े को देने वाली थी, लेकिन उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। उसने कहा, बस एक पल, मैं अपने अच्छे मित्र सम्राट को भूल गया हूँ। जब मैं अभी भी इस मानव रूप में हूँ तो मुझे उनसे विदाई लेने के लिए एक बार फिर लिखना चाहिए। दूतों और सारथियों की अधीरता के बावजूद उसने लिखते समय उन्हें प्रतीक्षा कराई। उसने पत्र के साथ अमृत की शीशी रखी और बूढ़े व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे सम्राट को दे दो। फिर रथ आकाश की ओर चंद्रमा की ओर लुढ़कने लगा और जैसे ही वे सभी विदा हो रही राजकुमारी को अश्रुपूरित दृष्टि से देखने लगे। भोर हो गई और गुलाबी दिन के उजाले में चंद्रमा के लोगों के साथ चंद्रमा का रथ सुबह की हवा पर तैरते उन्हीं बादलों के बीच गायब हो गया। राजकुमारी मूनलाइट का पत्र महल में ले जाया गया। सम्राट अमृत को छूने से डरता था, इसलिए उसने पत्र के साथ अमृत को देश के सबसे पवित्र पर्वत माउंट फूजी की चोटी पर भेज दिया। वहां शाही दूतों ने सूर्योदय के समय शीर्ष पर अमृत जलाया। आज भी लोग कहते हैं कि माउंट फूजी की चोटी से बादलों की ओर धुआं उठता देखा जा सकता है।